हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। तो आइए, आज है 11 जुलाई 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या चीज़ें इस वीडियो में होंगी। इनमें हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, उनका एसोसिएशन करेंगे सिलेबस के साथ, कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी रखेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओवरव्यू लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं। ये आर्टिकल G20 से रिलेटेड है, इसमें अच्छे पॉइंट्स हैं, देखेंगे इसको। यहाँ पर ये आर्टिकल आश्रम सिस्टम और थिंक टैंक का कंपैरिजन कर रहा है, कैसे आश्रम सिस्टम में जब एजुकेशन दी जाती थी तो मोरलिटी को भी इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन जो थिंक टैंक है आज वो काफ़ी टेक्नोक्रेट हैं, वो टेक्निकल नॉलेज को तो देने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके साथ ही वो जो मॉरलिटी है उसको नॉलेज से दूर रखते हैं। तो ये आर्टिकल अपने काम का नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ जो नीचे का आर्टिकल है, ये श्रीलंका ने एक नया कानून बनाया है और उसके तहत उन्होंने जो ट्रॉलर्स का यूज़ है उसको बंद किया है। क्या क्या पॉइंट्स है इधर देखना है। और ये जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है, अच्छा आर्टिकल है, इसमें भी अच्छे पॉइंट्स है, देखेंगे। आज इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई है ना आज, तो इसमें जो पॉपुलेशन का एक टॉपिक है बहुत अच्छा बताया गया है, इसको डिस्कस करना है। यहाँ माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं, इसे भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। G20 की मीटिंग से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पेपर 2 का जो ग्लोबल ग्रुपिंग वाला जो टॉपिक है, यहाँ से इसको एसोसिएट कर सकते हैं। कंटेक्स्ट तो यही है कि हैम्बर्ग में मीटिंग हुई है G20 की। कई सारी जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उन्होंने जो 20 इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने आपस में मीटिंग करते हुए कई सारे मुद्दों को डिस्कस किया। यहाँ पर G20 के बारे में कुछ बातें देखते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1999 में हुआ था। अगर आपको याद हो तो ये वही समय है जब आसियान कंट्रीज़ में काफ़ी क्राइसिस आ गया था, जिनको हम एशियन टाइगर्स भी बोलते हैं। लेकिन इसकी जो पहली मीटिंग होती है वो 2008 में होती है। 2008 में अगर आपको याद हो तो सब प्राइम क्राइसिस आया था यूएस का, सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 में। तो कहीं ना कहीं इसका जो निर्माण हुआ था, G20 जब बनाया गया था तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। लेकिन अभी तो ये कई सारे मुद्दों पर बातें कर रहा है। टेररिज्म का मुद्दा हो गया, या ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मुद्दा हो गया, क्लाइमेट का मुद्दा हो गया, कई सारे मुद्दे अभी इंक्लूड हो गए हैं इसमें। मेजरली अगर आप देखिए तो 19 तो कंट्रीज़ हैं जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, साथ ही एक जो इसका मेंबर है वो EU है, ठीक है। ये पूरी दुनिया के 85% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही 80% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो G20 के अंतर्गत आ जाता है। 65% पॉपुलेशन को भी कवर कर लेता है G20। आर्टिकल में क्या बात है देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स है जो हाल के दिनों में जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर है उसको अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो मीटिंग हुई है, समिट हुआ है G20 का, इसकी जो सक्सेस है वो कुछ इन बातों पर डिपेंड करेगी कि उन्होंने इन मुद्दों पर किस तरीके से सक्सेस हासिल की। जैसे कि जो इकोनॉमीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, ऑटोनोमेशन बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस में हमें कुछ दौर में देखने को मिला कि साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी सामने आ रहा है। यूएस में अभी जो इलेक्शन हुए थे तो ये आरोप लगाया गया था कि जो रशियन हैकर्स हैं उन्होंने जो हिलेरी क्लिंटन थी उनके ईमेल्स को रिवील किया, प्राइवेट ईमेल्स को, जिससे उनके जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उस पर इम्पैक्ट पड़ा और वो हारी भी। माइग्रेशन काफ़ी बढ़ गया है, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है। ISIS की बहुत सारी जो एट्रोसिटीज़ हैं वो वहाँ देखने को मिल रही हैं। टेररिज्म का मुद्दा आगे बढ़ रहा है, कई सारे लोन वोल्फ अटैक हो रहे हैं अभी तो नया ट्रेंड निकल के आ रहा है टेररिज्म में। तो इन मुद्दों को किस तरीके से डील किया जा सकेगा, यही बात ये डिफाइन करेगी कि G20 की जो समिट है ये सक्सेसफुल है या इनसक्सेसफुल है। जर्मनी ने इन सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डील किया, जैसे कि बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई, डोनाल्ड ट्रंप की हम देखते हैं, या फिर व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होती है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों लीडर्स के बीच में इस समय मिडिल ईस्ट को लेकर। ISIS का जो मुद्दा है, दोनों दो फ्रंट लिए हुए हैं। साथ ही दो और वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज़ उनके काउंटर पार्ट सी जिनपिंग। डोकलाम में दोनों देशों की आर्मी जो है वो आमने सामने खड़ी है। हालांकि एज सच कोई बायलैटरल मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन दोनों ही लीडर्स का इंटरेक्शन जरूर हुआ। आर्टिकल में जो एक बात और है वो ये है कि G20 ने इन सारे इश्यूज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, चाहे वो इन्वायरमेंट का मुद्दा रहा हो या फिर जो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में टेंशन है, जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर PM मोदी के बीच में ले लीजिए या सी जिनपिंग के बीच की बात कर लीजिए, उधर ट्रंप और पुतिन के बीच की बात कर लीजिए, तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं कई बड़े वर्ल्ड लीडर्स के बीच में। तो इन सारी चीज़ों को इस समिट में बहुत अच्छा मैनेज किया गया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिली कि जो US है वो इस फ्रंट पर एलिनिएट होता दिखा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर सारे के सारे जो 19 देश थे वो एक साथ आ गए, इंक्लूडिंग EU, और US अलग हो गया क्योंकि उसने पेरिस क्लाइमेट चेंज पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि एक मुद्दे पर सभी का कंसेंसस देखने को मिला कि जो लेजिटिमेट ट्रेड डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को डंप करते हैं दूसरे देशों में और उनके जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको ख़राब कर देते हैं, जैसे कि चाइना का एग्जांपल हम ले सकते हैं।
अब एक बात ये भी कर रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स ने अब सीख लिया है कि किस तरीके से यूएस से डील करना है, चाहे उनका नाटो का स्टेप रहा हो, क्लाइमेट चेंज या ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मुद्दा हो। सारे देशों ने धीरे धीरे जब उनकी विजिट्स होती हैं अदर कंट्रीज़ में, तो सभी ने बहुत अच्छे से यूएस प्रेसिडेंट को डील किया, तो एक अच्छी बात है। अभी जो वे फॉरवर्ड है उसमें यह है कि हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला हम्बर्ग में यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ। ये इंडिकेट करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके मन में अभी भी डिसकंटेंट है, असंतोष है डेवलप कंट्रीज़ को लेकर। साथ ही अभी जो फाइनल बात है वो ये है कि आज ज़रूरत है कि जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उन पर बाइलैटरल डायलॉग्स हों, रिस्पॉन्सिव मेजर्स लेते हुए इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था। एक क्वेश्चन है जो देखना है, G20 meeting which was created with a motive to ensure financial stability in the world has increased its span enormously। डिस्कस करना है, फ्रेम करिए। इस अगला आर्टिकल है ये बैन ऑन यूज़ ऑफ ट्रॉलर्स। तो ये पेपर 3 का जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है उससे हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए कंटेक्स्ट ये है कि श्रीलंका ने एक लॉ बनाते हुए इस बात को कहा है कि जो सी के बॉटम में ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रैक्टिस है डिस्ट्रक्टिव फिशिंग की, उसको अगर प्रैक्टिस किया जाता है तो उस पर पनिश किया जाएगा और फाइन भी लगाया जाएगा। 2 साल तक की पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। अब ट्रॉलर्स को यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। अब देखिए होगा क्या कि ये जब पानी के अंदर जाते हैं तो ये पानी में डूब जाते हैं और डूबने के बाद ये अंदर फिशेस को अपने अंदर कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये और भी जो मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन जीव होते हैं, उनको अपने अंदर ले लेते हैं फिश के अलावा, और वहाँ की डाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा इनके जो, मैं आपको बताता हूँ, जो जाल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो छोटे होने की वजह से होता यह है कि जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो भी इसमें फंस जाती हैं। तो अब इसका एक नुकसान ये होता है कि छोटी मछलियों के फंसने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होता नहीं है जो फिशरीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में जो उसका रीजनरेशन होता है वो कम हो जाता है। अगर आप जाल के जो छेद हैं उनको बड़ा रखो तो बड़ी मछलियाँ फंसेंगी लेकिन छोटी वाली बाहर निकल जाएंगी, कुछ दिन बाद वो रीजनरेट होकर बड़ी हो जाएंगी। तो इससे जो रीजनरेशन प्रोसेस है सीज का, ओशंस का, वो बना रहता है। तो इस तरीके कर अगर प्रैक्टिस की जाती है तो इसके खिलाफ कानून बनाया गया है ट्रॉलिंग पर। अब इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि क्या इशू था। इसमें 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट का और 50,000 तक का फाइन लगाया गया है ट्रॉलर्स के यूज़ पर। इसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है कई तरीके से। विरोध इंडियन पर्सपेक्टिव से भी किया जा रहा है। इंडिया के जो तमिलनाडु के फिशर्स हैं, फिशरमैन्स हैं, वो काफ़ी अक्सर श्रीलंका के एरिया में एंट्री कर जाते हैं फिशरीज करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये तमिलनाडु के नीचे वाला, यहाँ पर फिश अब काफ़ी कम हो गई हैं। तो श्रीलंका इस बात पर ऑब्जेक्शन भी रखता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो इंडियन जो फिशर्स हैं उनका ये कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ पर फिशरीज करते हुए आए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कचातीवुक आइलैंड है, अगर ये इंडिया है और यहाँ पर ये श्रीलंका है, तो यहाँ पर एक कचातीवु आइलैंड है। पहले जब ये आइलैंड इंडिया का था तो हमारी जो टेरिटरी थी वो यहाँ तक हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अभी जब ये आइलैंड हमने 1975 में, फाइनली 1976 में श्रीलंका को दे दिया, तो हमारी टेरिटरी जो है वो यहाँ तक चली गई, यहाँ तक हो गई। क्योंकि देखिए ओशन में वो 12 नॉटिकल माइल्स तक का आपका जो जोन होता है जहाँ पर आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को संचालित कर सकते हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो एरिया कम हो जाता है। तो इस तरीके से कंसर्न्स रेस किए जा रहे हैं जो तमिलनाडु के फिशरमैन्स हैं उनसे। अब देखिए पहले ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिशरमैन एक बहुत क्रूशियल इशू हुआ करता था। हमारे फिशरमैन्स को अक्सर पकड़ लिया जाता है, उनकी नाव को जब्त कर लिया जाता है। तो अब अगर उनको 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया जाएगा तो काफ़ी कंसर्निंग इशू हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो इस आर्टिकल में की गई हैं ये है कि इंश्योर किया जाना चाहिए कि किस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया जाना है। एक इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए ज्वाइंट ग्रुप भी बनाया गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ताकि जो फिशरमैन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से डील किया जा सके। तो इस पर आगे बहुत अच्छी तरीके से हमें देखना है कि सस्टेनेबल फिशिंग हो और डीप सी में जाकर फिशिंग को प्रमोट किया जाए, ट्रॉलर्स की यूज़ को कम किया जाए, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल इधर था। अगला जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। पेपर 2 का जो टॉपिक है उससे हम इसको यहाँ एसोसिएट कर सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से। यहाँ पर लिखा भी हुआ है पार्लियामेंट एंड प्रिविलेजेस। कंटेक्स्ट हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटका की असेंबली ने 2 जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया था मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, तो उनको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया गया और इनसे ये भी कहा गया कि अगर उन्होंने अपना जो 10,000 का फाइन था वो नहीं फिल किया तो उनको 1.5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में यहाँ पर कई सारी बातें की गई हैं। जैसे कि पहली बात तो यही है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जो शुरुआत हुई थी वो जो मोनार्कियल डेमोक्रेसी थी उसके तहत की गई थी। ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन में देखिए मोनार्क हुआ करते थे और मोनार्क
काफ़ी डोमिनेंस रखते थे उस टाइम पर। हालांकि पार्लियामेंट होती थी जो उनके पैरेलल काम करती थी, लेकिन अगर मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स हैं, अगर उन्होंने मोनार्क के किसी फंक्शन को क्रिटिसाइज़ किया तो फिर उनको पनिश कर दिया जाता था। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की शुरुआत हुई थी, ताकि जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या लेजिस्लेचर्स हैं, वो खुल के बोल सके अपने पॉलिसीज़ पर। अब उस समय तो ये रेलेवेंट हुआ करता था, लेकिन आज क्या होता है, आज इस आधार पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको पनिश कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि आज जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ऐसा कोई थ्रेट है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जो प्रिविलेजेस हैं वो एक टूल बन गए हैं जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके हाथ में, कि वो अपना जो क्रिटिसिज्म है उसको रोक देते हैं, या क्रिटिसिज्म के बेसिस पर वो पनिश करते हैं जर्नलिस्ट को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है कॉमन पीपल का, उसको हर्ट करते हैं। कर्नाटका असेंबली का इशू मैंने अभी आपको बताया है, उसका भी जिक्र इस आर्टिकल में किया गया था। इसके अलावा एक बात जो है वो ये है कि अब ये डिबेट इमर्ज होकर आ रहा है कि आखिर क्यों ना कोडिफाई कर दिया जाए इस लॉ को, क्योंकि ये सिटीजन्स के जो राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो ओवरलैप करता है जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस हैं उनके ऊपर। लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस के आधार पर जो लोगों के राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस हैं उनको वायलेट किया जाता है। इस चीज़ से बचाने के लिए एक डिबेट इमर्ज हो रहा है कि इन लॉज को कोडिफाई कर दिया जाए। अब देखिए, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए वो हवाला देते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, जबकि जो कॉमन पीपल हैं, जो इस इंडिया के सिटीजन हैं, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर आर्टिकल 19(2) के तहत कई तरीके की लिमिटेशंस इम्पोज की गई है। जैसे कि अगर उनका कोई जो स्पीच है, एक्सप्रेशन है, वो इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को हर्ट करता है, पब्लिक ऑर्डर को खराब करता है, या जो दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको इम्पैक्ट करता है, ऑफेंस को इंसाइट करता है, तो उनके जो फ्रीडम है उसको रोका जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। तो फिर ऐसा जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर सॉवरेनिटी, अक्सर ये हवाला देते हैं कि अगर इन लॉज को कोडिफाई किया गया तो जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है वो हर्ट हो जाएगी। अब देखिए, सॉवरेनिटी आखिर है किसके अंतर्गत, ये देखने वाली बात है। लोगों के अंतर्गत है या फिर इन पार्लियामेंटेरियंस के अंतर्गत है? अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है इंडिया में वो यहाँ के लोग हैं, ना कि वो लेजिस्लेचर्स जो इलेक्ट होकर गए हैं पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए। 1958 में देखिए, जो MSM शर्मा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अभी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्होंने ऐसा तब कहा था क्योंकि उस समय जो हमारे लेजिस्लेचर्स थे वो काफ़ी क्रेडिबल थे, काफ़ी रेस्पेक्ट थी उनके प्रति पूरे देश में, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उस समय वो मिसयूज़ करते भी नहीं थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो अलग है, और 1967 में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की आज ज़रूरत है। ठीक है, तो अब एक बात जो है वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका फॉल्ट है, उनको इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर देना चाहिए था। जो आर्टिकल 105 और 194 है, 105 सेंटर के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए और 194 स्टेट के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए, वो इस बात को साफ साफ कहता है कि इन रूल्स को, प्रिविलेजेस को जल्द से जल्द कोडिफाई कर दिया जाएगा, और जब तक इनको कोडिफाई नहीं किया जाता है तब तक जो प्रिविलेज हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का जो है वो यूज़ कर रहा है, वही सेम प्रिविलेजेस इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो भी इस्तेमाल करेगी। अब मुद्दा ये है कि आज तक इनको कोडिफाई क्यों नहीं किया गया। जैसे ये कहते हैं कि अगर कोडिफाई कर देंगे तो इनकी सॉवरेनिटी जो पार्लियामेंट की है वो हर्ट हो जाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इतनी पावरफुल नहीं है। हम आज बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना चाहिए, लेकिन अभी हम अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोडिफाई नहीं कर पा रहे हैं और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितनी की ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में डी लॉम ने एक बात भी कहा था कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अल्टीमेटली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो बहुत पावरफुल हुआ करती थी। 2009 तक तो उसकी जो लॉर्ड सभा होती थी वो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी हुआ करती थी। इंडिया में तो जो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन 2009 तक यूके में, ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा होती थी
वो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी होती थी। तो इंडिया का जो सिस्टम है लेजिस्लेचर का वो अलग है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि ये जो लॉज हैं इनको कोडिफाई किया जाए, ठीक है। अब वही बात है कि यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है वो इंडिया के लोगों में रिजाइड करती है, ना कि यहाँ के लेजिस्लेचर्स में। कंपैरिजन करते हैं ये कि किस तरीके से जो ब्रिटेन है उसने भी अपने इस पास्ट के एक्सपीरियंस को छोड़ दिया है और वो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कितने सालों से डेमोक्रेसी है वो एक जो बिना पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। इवन 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर दिया। तो फिर आज तक हमने इनको कोडिफाई क्यों नहीं किया है? अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर के हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनको जो सेशंस लगते हैं उनके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि सेशन 40 दिन का ही हो तो 40 दिन पहले, 40 दिन बाद और 40 दिन का सेशन 120 दिन। अब साल में 3 सेशन तो लगते ही हैं तो 360 दिन, मतलब पूरे साल तो उनको आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते। तो अब ये तो गलत है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि आज एक अर्जेंट नीड है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके क्वेश्चन को एड्रेस किया जाए, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाया जाए ताकि जो पार्लियामेंट्री फंक्शंस हैं वो भी स्मूथली वर्क करें, साथ ही जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, साथ ही जो प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस आर्टिकल के बाद हम अगला आर्टिकल देखते हैं जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है हमारा पेपर 1 का पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, इससे एसोसिएटेड है। कंटेक्स्ट यही है कि 11 जून को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, तो उससे रिलेटेड इस आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया है। यूनाइटेड नेशंस हर बार एक एस्पेक्ट चूज करता है पॉपुलेशन का जिस पर वो पूरी दुनिया का अटेंशन खींचता है। तो इस बार का जो एस्पेक्ट उन्होंने चूज किया है वो फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो इंडिया है वो 2024 तक जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के एरिया में चाइना से आगे बढ़ जाएगा। अब 3 ऐसे मुद्दों को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है जिस आधार पर यह जरूरी है कि जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं हम उन पर ध्यान दें। तो मेजरली यही 3 बातें हमें इस आर्टिकल में देखनी है। पहली जो बात है वो ये है कि अगर पर कैपिटा इनकम स्टैग्नेंट रहे, मतलब चेंज ना हो, लेकिन फिर भी अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, पर कैपिटा रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। पर कैपिटा रिक्वायरमेंट का मतलब है कि एक व्यक्ति को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, अगर वो स्टैग्नेंट रहे, उस चीज को ना बढ़ाया जाए, फिर भी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो हायर स्टडीज है उसमें सीट्स नहीं बढ़ पा रही हैं, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन से बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। जितने बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन से ऊपर हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं उनको एडमिशन्स नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ती है और रिसोर्स नहीं बढ़ते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं जो हमारी आगे की फ्यूचर पॉपुलेशन है उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, ठीक है। ये कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कितनी जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है, बल्कि ये भी है कि जो लोग बदल रहे हैं, जो डेमोग्राफी हमारी चेंज हो रही है, उनकी एज क्या है, किस जेंडर में वो चेंज हो रहे हैं, मतलब फीमेल ज़्यादा बढ़ रहे हैं या मेल बढ़ रहे हैं, एजुकेशन लेवल उनका क्या है, इनकम लेवल क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ना कि केवल उनके नंबर्स को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो बर्थ रेट्स हैं वो गिर रही हैं, जबकि जो लॉन्गिविटी है यानी जो जीने का रेशियो है वो बढ़ रहा है, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो इससे पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो रही है। लेकिन हम इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन हम ना तो उनको स्किल दे पा रहे हैं, ना ही उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं, और इस तरीके से उस पॉपुलेशन का इस्तेमाल हम अपनी ग्रोथ में नहीं कर पा रहे हैं। जो दूसरी बात की गई है, मैंने बोला कि इस आर्टिकल में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये देखना है कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेगी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ये कहा जा रहा है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से इस बात का एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो चेंज हो रहा है, और उसी आधार पर हमें पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने बिना इस डिविडेंड को समझे पॉलिसी बनाई तो हमारी सोसाइटी के कई तरीके के जो वीकेस्ट सेक्शन है वो वल्नरेबल हो जाएंगे, ठीक है, और उनको वो चीज़ें, वो लाभ नहीं मिल पाएंगे जो उनकी वास्तव में मिलने चाहिए। जो डिस्पैरिटी है वो काफ़ी है कंजम्पशन को लेकर।
जो रिच लोग हैं हमारी सोसाइटी के, जो कि उनकी जो फर्टेलिटी है वो काफ़ी लो है, उनका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, जबकि जो पुअर लोग हैं उनके यहाँ हाई फर्टेलिटी है लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, उनकी हाई फर्टेलिटी है। तो अब ये एक अनइवननेस हमारी सोसाइटी में दिखा रहा है। जो ज़रूरत है आज वो ये है कि गर्ल्स को एजुकेट किया जाए और वुमेन को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो खुद से ही काउंटरसेप्शन कर सकें अपने लिए, ठीक है। उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशराइजेशन नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनको ये चॉइस दी जानी चाहिए कि इफ़ दे वांट काउंटरसेप्शन दे कैन, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड बात है इसमें वो ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारे जो फर्दर पॉपुलेशन है उसके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रही है। जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़े जबकि अदर कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम हो। अब ये सोसाइटी में जो हार्मोनाइजेशन है उसको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि वो इस पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पावर ग्रैस्प कर सके। तो ये हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि जो चाइल्ड बियरिंग डिसीजंस हैं ये वुमेन पर छोड़ देने चाहिए। उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो चाइल्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, अगर ऐसी चॉइस उनको दे दी जाती है वुमेन को, फीमेल्स को, कि वो डिसाइड करें कि उनको बच्चे करने हैं या नहीं करने हैं, तो जो पॉपुलेशन का ये क्वेश्चन है वो अपने आप ही एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि दे बेटर नो कि किस तरीके से इस पॉपुलेशन के क्राइसिस को डील करना है। तो ये पूरा कंक्लूजन था, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन था, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, आर्टिकल है, वो माइग्रेशन से रिलेटेड ही है। किस तरीके से पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है वो हो रहा है। कंटेक्स्ट वही है 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो TFR है 2.1 जो हमने चिल्ड्रन पर वुमेन एक टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है वो 12 कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे हैं। मतलब उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को मेंटेन किया है। इवन कुछ कंट्रीज़ ने तो काफ़ी स्टैग्नेंट कंडीशन पा ली है, जैसे कि केरला ने 1.6 की, तमिलनाडु ने 1.7 की और कर्नाटका ने 1.8 की। लेकिन जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें ये जो TFR रेट है वो बढ़ा है, मतलब 2.1 से ज़्यादा है, जैसे कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये जो 5 स्टेट्स हैं आउट ऑफ 29, ये अकेले ही 55% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे 2030 तक। ऐसा एक डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये अब इससे जो एक बात सामने निकल के आ रही है वो ये है कि जो वेस्टर्न और सदर्न एरिया हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मेच्योर होती चली जा रही है, जबकि ये जो 5 स्टेट नॉर्थ के हैं, जो नदर्न इंडिया है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली यंग है। तो अब इसका जो जिक्र है मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है। तो हमको इस डिविडेंड को देखकर पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, और इस हिसाब से जो माइग्रेशन है वो ये नॉर्थ के स्टेट्स से वेस्टर्न स्टेट्स में या सदर्न स्टेट्स में लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में जो बात की जा रही है वो ये है कि हमें माइग्रेशन के फ्लो को समझना है ताकि हम एस्टिमेशन कर सकें, प्रोजेक्शन कर सकें और उनको बेटर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन और स्किल्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। स्टेट्स को ज़रूरत है कि वो आपस में कोऑपरेट करें, आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करवाएं उन लोगों को जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं। साथ ही वो जो अपने पीछे फैमिली छोड़कर जा रहे हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो ट्रेंड नया उभर के आ रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको समझ के पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि टाइम से स्ट्रेटेजिक एक्शन लेके जो अपना ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपेसिटीज़ हैं, उनको डेवलप किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट अपनी कंट्री की अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल था वे फॉरवर्ड में। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ करेंटली चेंज ट्रेंड इन आर डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाउ इट विल फर्दर इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी इन फ्यूचर। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। पहला स्टेटमेंट है कि ये इंटर गवर्नमेंट फोरम है जो कि सेंट्रल बैंक हैं, गवर्नर्स जो हैं सेंट्रल बैंक के 20 मेजर इकोनॉमीज़ के, उनका। दूसरा है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तीसरा, इसका एक मेजर गोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो मैं आपको बता देता हूँ दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडिया इज इट्स फाउंडिंग मेंबर। तो जो स्टेटमेंट सही होता है वो है 1 and
मतलब इनफैक्ट आप यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो 2 ओनली होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कंधेई यात्रा से रिलेटेड है। हिंदू में एक न्यूज़ दी हुई थी, तो मैंने इस पर क्वेश्चन बना दिया कि जो फेस्टिवल है कहाँ सेलिब्रेट होता है, आपको बताना है। आप इन क्वेश्चंस को अभी से याद करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत हेक्टिक हो जाते हैं कई तरीके के जो ये फेस्टिवल्स वगैरह हैं उनको याद करना। तो कंधेई जो यात्रा ये फेस्टिवल है ये उड़ीसा में मनाया जाता है, इसको टॉय फेस्टिवल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि विलेज कोऑपरेटिव सेट्स अ फर्स्ट एवर सोलर पावर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेट। आपको इसका आंसर बताना है, इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, रेड सैंडर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ये सदर्न वेस्टर्न घाट का एंडेमिक स्पीसीज है, IUCN के ये एंडेंजर्ड मतलब IUCN ने इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज डिक्लेयर किया है, साथ ही साइट्स के सेकंड अपेंडिक्स में भी है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में नहीं ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन निकल के आएगा वो डी होगा, 2 और 3। तो यहाँ पर हमने इस पूरे डिस्कशन को कंटिन्यू किया। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।